हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट और सीटेट सिलेबस, और यूपी टेट सीटेट सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक में देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का घटक। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र का घटक, जिसको कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम भी कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। पहला जैविक या जीवीय घटक होता है, दूसरा अजैविक या अजीवीय घटक होते हैं। अर्थात जिसमें जीवन पाया जाता है उसको जैविक घटक कहा जाता है, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसको अजैविक घटक कहा जाता है। जैविक या जीविक घटक के अंतर्गत उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं तथा अपघटनकर्ता आते हैं। जहाँ पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है, जीव जंतुओं को उपभोक्ता कहा जाता है, और सूक्ष्म जीवों को अपघटनकर्ता कहा जाता है। यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं यानी जो उपभोक्ता होता है वो उत्पादक पर निर्भर होता है, और जो अपघटनकर्ता होता है वह उपभोक्ता पर निर्भर होता है, और जो उत्पादक होता है वह अपघटनकर्ता पर निर्भर होता है। अर्थात तीनों एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। जहाँ उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होगा, अपघटनकर्ता उपभोक्ता पर निर्भर होता, और उत्पादक जो है किस पर निर्भर होगा, अपघटनकर्ता पर निर्भर होगा। अब हम देखेंगे अजैविक या अजीवीय घटक। इसमें पहला अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ में जल, लवण, गैस आ जाएंगे। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा आ जाएंगे। और भौतिक पदार्थ में प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत आदि आ जाएगा। तो आप इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका नोट्स बनाइएगा, और एग्जाम से एक माह पूर्व अच्छे से इसको रिवीजन करिएगा। बिना नोट्स के आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो उत्पादक होता है, उत्पादक को प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो निर्माण करता है वही उत्पादक होता है। तो यहाँ कह रहा है हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो उत्पादक होते हैं वे हरे पौधे होते हैं, और हरे पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी या जल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार डिफिनीशन भी हम याद कर लेंगे। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। ठीक है ना। और जो उत्पादक होते हैं उनको स्वपोषी भी कहा जाता है। स्वपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आइए स्वपोषी को समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ऑटो का मतलब स्वपोषी जो होता है उसको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ को दो भागों में बांटा गया है, ऑटो और ट्रॉफ। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी स्वयं, और ट्रॉफ का मतलब होता है फूड यानी भोजन। अर्थात स्वयं भोजन बनाने वाले जीव ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है ना। ये हो गया उत्पादक का डिफिनीशन। इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और एग्जाम के समय रिवीजन करिएगा। अब उत्पादक में कौन कौन से जीव आते हैं। तो पहला तो शाकाहारी जीव होता है। शाकाहारी जीव जो होता है हर्बीवोरस होता है। ठीक है ना। तो शाकाहारी जीव जो होते हैं तो ये जो शाकाहारी जीव होते हैं जिनको हर्बीवोरस कहा जाता है वे उत्पादक पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ दिया भी है हरे पेड़ पौधे, झाड़ियों या वृक्षों की पत्तियों को खाने या ग्रहण करने वाले जीवधारी शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है ना। और जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। ठीक है। और इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी जो शाकाहारी जीव होते हैं वे भी उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। और पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और जो शाकाहारी जीव होते हैं जिसको हर्बीवोरस कहा जाता है ये द्वितीयक उत्पादक होते हैं। शाकाहारी जीव हरे पेड़ पौधे, झाड़ियों या वृक्षों की पत्तियों को खाते हैं। ठीक है ना। अब हम उत्पादक के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे ह्यूमस के द्वारा मृदा से कार्बन को प्राप्त करते हैं। ये भी पूछ सकता है कि हरे पेड़ पौधे ह्यूमस को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मृदा से कार्बन को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं बल्कि जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण किए गए नाइट्रोट का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो पहला तो कह रहा है कि हरे पेड़ पौधे ह्यूमस के द्वारा मृदा से कार्बन को प्राप्त करते हैं। सवाल पूछ सकता है कि हरे पेड़ पौधे कार्बन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ह्यूमस के द्वारा मृदा से प्राप्त करते हैं। दूसरा पूछ सकता है कि हरे पेड़ पौधे
वायुमंडल से नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो आप बताइएगा कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन सीधे ग्रहण नहीं करते, बल्कि जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण किए गए नाइट्रेट का प्रयोग करके ग्रहण करते हैं। और तीसरा कह रहा है, किसी स्थान विशेष पर यदि उत्पादक की संख्या बढ़ती है तो उस स्थान विशेष पर प्रत्येक कड़ी में जीवों की संख्या बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो उत्पादक होते हैं इन्हीं पे उपभोक्ता निर्भर होते हैं, और जो जीव होते हैं उनको उपभोक्ता कहा जाएगा। अतः जहाँ भी उत्पादक की संख्या बढ़ेगी वहाँ जीवों की संख्या यानी उपभोक्ता की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ कह रहा है, किसी स्थान विशेष पर प्रत्येक कड़ी में अधिक जीवों की संख्या वाले परितंत्र को स्थिर परितंत्र कहते हैं। सवाल ये भी पूछता है कि स्थिर परितंत्र किसे कहते हैं, तो किसी स्थान विशेष पर प्रत्येक कड़ी में अधिक जीवों की संख्या वाले परितंत्र को स्थिर परितंत्र कहते हैं। ठीक है। और अगला कह रहा है, पृथ्वी पर सबसे स्थिर परितंत्र समुद्र है। पूछता है पृथ्वी पर सबसे स्थिर परितंत्र कौन सा है, तो समुद्र है। और स्थल पर सबसे स्थिर परितंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत अमेजन वर्षा वन है। तो यह दो सवाल आप अच्छे से याद रखिएगा और स्थिर परितंत्र को आप नोट्स बनाकर समझ लीजिएगा कि किसी स्थान विशेष पर प्रत्येक कड़ी में अधिक जीवों की संख्या वाले परितंत्र को स्थिर परितंत्र कहेंगे। और पृथ्वी पर सबसे स्थिर परितंत्र समुद्र है और स्थल पर सबसे स्थिर परितंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत अमेजा वर्षा वन है। उत्पादक के बाद हम देखते हैं उपभोक्ता को। तो उपभोक्ता को कंज्यूमर भी कहा जाता है। तो कह रहा है, कुछ जीव अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं, जिन्हें उपभोक्ता या परपोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। अर्थात कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे जीवों को उपभोक्ता कहा जाता है। और उपभोक्ता का दूसरा नाम परपोषी है, जिसको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। या दूसरा डिफिनीशन इसका देख लीजिए, इसके अंतर्गत वे सभी यानी उपभोक्ता के अंतर्गत वे सभी जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधे अथवा अन्य जीवधारी को खाकर प्राप्त करते हैं। तो जो उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं वे हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन पे निर्भर रहते हैं या अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। जैसे बकरी हो गया जो हरे पेड़ पौधों खाता है, हिरन है जो हरे पेड़ पौधों को खाता है, गाय है जो हरे पेड़ पौधों को खाता है। तो बकरी, हिरन, गाय ऐसे जंतु हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जो कि सीधे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है ना। तो बकरी, हिरन, गाय भी क्या है, उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम देखते हैं उपभोक्ता जो होता है इसके अंतर्गत 3 प्रकार के जीव आते हैं। अर्थात उपभोक्ता कंज्यूमर के अंतर्गत 3 प्रकार के जीव आएंगे। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी आते हैं। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है, और जो सर्वाहारी उपभोक्ता होते हैं उनको तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। अब हम उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जिसको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हरे पेड़ पौधों, वन झाड़ियों या वृक्षों की पत्तियों को खाने या ग्रहण करने वाले जीवधारी शाकाहारी कहलाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं तथा इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। तो उपभोक्ता के अंतर्गत सबसे पहले शाकाहारी आते हैं और शाकाहारी को क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और शाकाहारी जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हरे पेड़ पौधों, झाड़ियों या वृक्षों की पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो दूसरा होता है वे मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी को कार्निवोरस कहा जाता है। तो मांसाहारी इन शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारी को मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है। तो जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं उनको मांसाहारी जीव कहा जाता है और मांसाहारी जीव को द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। जहाँ शाकाहारी जीव को प्राथमिक उपभोक्ता कहा गया, वहीं मांसाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता कहा गया और मांसाहारी जीव जो है शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अब जो मांसाहारी जीव होते हैं जिन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रथम मांसाहारी, दूसरा द्वितीय प्रकार के मांसाहारी। तो प्रथम प्रकार के मांसाहारी कौन होते हैं, तो वे मांसाहारी जीव जो अपने पोषण की पूर्ति के लिए अधिकांशतः प्राथमिक उपभोक्ताओं अर्थात
शाकाहारी जीवों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रथम मांसाहारी कहते हैं। अर्थात वे मांसाहारी जीव जो अपने भोजन की पूर्ति के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं अर्थात शाकाहारी जीवों को खाते हैं उन्हें प्रथम मांसाहारी कहते हैं। और आइए देखते हैं द्वितीय मांसाहारी। तो वे मांसाहारी जो अपने पोषण की पूर्ति के लिए किसी भी उपभोक्ता का प्रयोग करते हैं उसे उच्च मांसाहारी कहते हैं। अर्थात जो प्रथम मांसाहारी होते हैं वे शाकाहारी जीवों को खाते हैं और जो द्वितीय मांसाहारी होते हैं वे शाकाहारी जीवों को भी खाते हैं और प्रथम मांसाहारी जीवों को भी खाते हैं, तो इनको द्वितीयक मांसाहारी कहा जाता है। अब हम आते हैं तीसरा जो होते हैं सर्वाहारी होते हैं, ठीक है ना। तो जो सर्वाहारी जीव होते हैं इनको तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। और यहाँ पे दिया भी है वे जीव जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, कौवा, बिल्ली, काकरोच। यहाँ विशेषता पाए जाने का मतलब है वे जीव जो शाकाहारी जीवों को भी खाते हैं और मांसाहारी जीवों को भी खाते हैं उनको तृतीयक उपभोक्ता या सर्वाहारी जीव कहा जाएगा, जिसमें मनुष्य आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, कौवा आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा और काकरोच आ जाएगा। अब जैविक घटक में जो तीसरा घटक है वह है अपघटक है, डिकम्पोजर। आइए देखते हैं अपघटक क्या होता है। तो अपघटक को मृतपोषी और अपरद भोजी जीव भी कहा जाता है। तो पूछता है कि अपघटक को किस नाम से जाना जाता है। तो अपघटक को मृतपोषी और अपरद भोजी जीव भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे सूक्ष्मजीव आते हैं जो मृत वनस्पति जगत और जंतु जगत के शरीर को अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सड़ा गला कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो अपघटक जीव होते हैं उनको मृतपोषी और अपरद भोजी जीव कहा जाएगा। और अपघटक के अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आएंगे जो मृत वनस्पति जगत और जंतु जगत के शरीर को अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सड़ा गला कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देंगे। अब कह रहा अपघटक के अंतर्गत शैवाल प्लस साइनोबैक्टीरिया, कवक इत्यादि आते हैं। पूछता है अपघटक के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो शैवाल आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, कवक आता है, ठीक है। और अपघटक को प्रकृति में पोषण का चक्रण दाता भी कहा जाता है। ये भी सवाल पूछता है प्रकृति में पोषण का चक्रण दाता किसे कहा जाता है। तो अपघटक को कहा जाता है। और अगला है परितंत्र में इनकी संपूर्ण प्रक्रिया जैव भू रासायनिक चक्र कहलाती है। तो परितंत्र में अपघटक की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगी, ठीक है। जैसे जीव जो होता है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे यह एक जीव है, जीव, ठीक है ना। तो जीव जो होता है यह सबसे पहले समझिए मृदा है, ठीक है ना। तो मृदा है, मृदा से उत्पादक का निर्माण हुआ और उत्पादक से उपभोक्ता का निर्माण हुआ, उपभोक्ता से अपघटक का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और अपघटक का निर्माण कैसे होता है, जब ये जीवों को खाता है तो अपघटक का निर्माण होता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जैसे उत्पादक जो है मृदा पे निर्भर रहेगा और मृदा पे निर्भर रहेगा कौन, उत्पादक। और उत्पादक पे कौन निर्भर रहेगा, उपभोक्ता। और उपभोक्ता पे कौन निर्भर रहेगा, अपघटक, ठीक है ना। और अपघटक पे कौन निर्भर रहेगा, मृदा रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह इनका जो साइक्लिक क्रम है वह चलता रहता है और यही साइक्लिक क्रम जो होता है परितंत्र में इनकी जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाती है, ठीक है ना। तो पूछता है जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। तो बताएंगे परितंत्र में जीवों की जो संपूर्ण साइक्लिक प्रक्रिया होती है उसको जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं देखते हैं भौतिक या पर्यावरणीय कारक। तो आइए देखते हैं भौतिक या पर्यावरणीय कारक होते क्या हैं। तो भौतिक या पर्यावरणीय कारक जो है अजैविक घटक का उदाहरण है और यह जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। और भौतिक या पर्यावरणीय घटक के अंतर्गत वे पर्यावरणीय कारक आते हैं जिनकी मात्रा अधिक हो जाए या कम हो जाए, जीव नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। तो ऐसे कारक जिनकी मात्रा अधिक हो जाए तो भी, कम हो जाए तो भी, इससे जीव नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। और इनकी मात्रा आदर्श बनी रहे तो जीव सकारात्मक वृद्धि विकास करता हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसी को भौतिक या पर्यावरणीय कारक कहा जाएगा।
जैसे कि आप देखेंगे भौतिक या पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत सूर्य की किरणें आती हैं, तापमान आता है, वर्षा आता है, वायु आता है, आर्द्रता आता है। अगर इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तब भी जीव पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इनकी मात्रा कम हो जाती है तब भी जीव पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह से यह अजैविक घटक के उदाहरण होंगे, और अजैविक घटक के अंतर्गत भौतिक या पर्यावरणीय घटक के उदाहरण होंगे। अजैविक घटक में ही हम देखेंगे अकार्बनिक पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। तो जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उनको अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है, और जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उनको कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। तो अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ में यही दो परिभाषा याद रखिएगा। जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाएगी अकार्बनिक पदार्थ, और जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाएगी उनको कार्बनिक पदार्थ कहा जाएगा। अब हम लास्ट में देख लेते हैं अपमार्जक जीव क्या होते हैं। यह जो है अपघटक से रिलेटेड हैं, लेकिन ये जो है अपघटक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछता है कि अपमार्जक जीव क्या होते हैं। तो अपघटक और अपमार्जक में बहुत ही अंतर है। तो वे जीव जो मृत जीव जंतुओं के शरीर को सीधे भोजन के रूप में ग्रहण करके समाप्त कर देते हैं और उन्हें सड़ने गलने से बचा लेते हैं, उन्हें अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है, तो देख लिए अंतर मिल गया ना अपघटक और अपमार्जक में। तो जहाँ अपघटक जो थे वह मृत वनस्पति और मृत जीव जंतुओं के शरीर को अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सड़ा गला कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देते थे। वहीं जो अपमार्जक जीव हैं वह मृत वनस्पति या मृत जीव जंतुओं के शरीर को सीधे भोजन के रूप में ग्रहण कर ले रहे हैं और इन्हें सड़ने गलने से बचा ले रहे हैं। तो वे जीव अपमार्जक कहलाएंगे। जैसे गिद्ध हो गया, बाज हो गया, चील हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया इत्यादि। ये सभी जीव जो होते हैं मृत जीव जंतुओं को शरीर को सीधे भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और उस शरीर को मृत शरीर को सड़ने गलने से बचा लेते हैं। इसीलिए इन सभी को जैसे गिद्ध, बाज, चील, कुत्ता, कौवा को परितंत्र में अपमार्जक या प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो सवाल आता है प्राकृतिक सफाई कर्मी के नाम से जाना जाता है गिद्ध, बाज, चील, कुत्ता, कौवा इत्यादि को जाना जाता है। तो इस प्रकार से यह था पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। उम्मीद है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसका अगर आप नोट्स बनाएंगे और उसका नोट्स बना के दोबारा अध्ययन करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ आएगा। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।